किया जाए कि यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाले जो प्रोफेसर हैं वो बीमार ही नहीं पड़ते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो अनुपूरक पूछना चाहती हूँ कि जो मेडिकल लीव्स में विसंगतियां हैं यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर और राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बीच, क्या प्रदेश की सरकार यूजीसी को और अपनी केंद्र की सरकार को इसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजेगी? यदि हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने एक जियो ला करके राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को मेडिकल लीव से आच्छादित करने का कार्य किया है, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आप विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में ला करके यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स को भी मेडिकल लीव्स के उस अनुदान के अंदर आच्छादित करेंगे? बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं उनको कि कोई भी संस्था नियमों पर नियमों से चलती है। महाविद्यालयीन शिक्षक वो अलग नियम है और वो सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, जो कि संविधान की धारा 309 राज्य सरकारी सेवकों की श्रेणी में ऐसे सरकारी सेवक सम्मिलित हैं जिनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रख्यापित नियमावली से विनियमित है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालय तथा उनसे संबद्ध संयुक्त एवं घटक के कर्मचारी अधिनियम 1973 के अधीन प्रख्यापित पर नियमों से विनियमित होते हैं। जहाँ तक सवाल इनका है महाविद्यालयीन राज्य कर्मचारियों के, उनका वो राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं तो उनके अलग हैं, विश्वविद्यालय के अलग हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी कई और भी सुविधाएं मिलती हैं जो महाविद्यालयों को नहीं मिलती। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी महाविद्यालय को मिल रही है तो विश्वविद्यालय को भी मिले, विश्वविद्यालय को मिल रही है तो महाविद्यालय को भी मिले। मैं थोड़ा सा अंतर आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। विश्वविद्यालय के शिक्षक 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि महाविद्यालय के शिक्षक 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 1 वर्ष में 10 उपर्जित अवकाश तथा 10 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश विश्वविद्यालयीन शिक्षकों को मिलता है। इसके अगेंस्ट जब देखें तो राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों को 1 वर्ष में 1 उपर्जित अवकाश मिलता है। यूजीसी की नियमावली के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षक चलते हैं, जो उसके धारा 7 के अंतर्गत 1 वर्ष में 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश, किंतु पूरे सेवा काल में अधिकतम 240 दिन का क्यूमुलेटिव लीव की व्यवस्था है। 2 अर्धवेतन अवकाश और 1 क्यूमुलेटिव लीव। इसी के अगेंस्ट चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण सेवा काल में महाविद्यालयीन शिक्षकों को 1 वर्ष का चिकित्सीय अवकाश मिलता है। इस तरह से दोनों की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती और सबको अलग अलग कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। इनके तुलनात्मक अध्ययन करके किसी को लाभ नहीं, नियमों से चल सकते हैं हम लोग। नियम है उसमें रिटायरमेंट प्रोसीजर, नियुक्ति प्रोसीजर की बिल्कुल डिटेल व्याख्या करी गई है, कैजुअल लीव्स की व्याख्या करी गई है, लेकिन आपके जो मेडिकल लीव्स हैं उसकी व्याख्या नहीं है। और जिसके सापेक्ष आपने बोला कि राज्य कर्मचारी हैं, उसमें भी आपने मेडिकल लीव्स की व्याख्या नहीं करी है और ना ही आपने जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं उनके लिए की है। इसीलिए मैंने बोला कि क्या आप संशोधन प्रस्ताव वहाँ देंगे? नहीं, उन्होंने बताया कि सारे मेडिकल लीव्स के लिए क्या क्या किसके लिए अनुमन्य है, एक साल में कितना है, टोटल कितना है, सारी की सारी उन्होंने बताया है। सर, मेडिकल लीव्स की व्याख्या नहीं है जो उन्होंने बताया, उन्होंने पूरा बात बताई। राजकीय महाविद्यालयों के लिए अभी जियो लाया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर है उसके लिए सभी लोगों का एक साथ तुलना नहीं हो सकती। राजकीय महाविद्यालयों की अलग परिस्थिति होती है, यूनिवर्सिटीज के अलग है, वो अलग गवर्न होते हैं, स्टेट से गवर्न होते हैं, उसमें ऑनरेबल गवर्नर, वो सब अलग अलग सारे विषय सब एक उसके अंदर नहीं दिए जा सकते। प्रश्न संख्या 2 शेरनील प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया था और कई बार में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में सदन में सवाल पूछा गया, इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं एवं शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत है, जिससे बच्चों और शिक्षकों का समानुपात मिल रहा है। विगत कई वर्षों में माननीय मंत्री द्वारा जो कभी 1,26,000, कभी 85,000, कभी 51,112 पद खाली होने का डेटा सदन में
समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उक्त पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई भी प्रावधान प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही सरकार की सही नीति न होने के कारण परिषदीय विद्यालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है। गांव में जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको सरकार द्वारा मर्ज किया जा रहा है अथवा बंद किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव के विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, लेकिन जो मधुशालाएं हैं उनको गांव-गांव में खोलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज लगभग 20 से 25 लाख युवा डीएलएड सीटेड टेस्ट पास करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश से भर्ती ना निकलने के कारण उनको मजबूरी में दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक और शिक्षामित्र कार्यरत हैं, लेकिन इनको शिक्षा कार्य के अलावा जितने भी सारे काम हों उतने पूरे काम शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों की जो बिल्डिंग है उनकी स्थिति बहुत ही जर्जर है, पूरी तरह से कोई भी गांव जो विद्यालय वहाँ पर पूछना सारे उसमें नहीं पूछा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विषय पर रहो, आपके माध्यम से मेरा जो बिल्डिंग के ऊपर पहला अनुपूरक है कि क्या सरकार जो पुराने शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति पूर्व में एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार हुई थी, लेकिन अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है उनको टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, क्या उस विषय पर सरकार कोई विधिक राय लेकर उस पर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए कोई प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? और आपके माध्यम से मानवर मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो बेसिक शिक्षा में सर शिक्षामित्र अनुदेशक कार्य कर रहे हैं, अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए माननीय न्यायालय ने भी निर्देश जारी किया है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को प्रति माह कम से कम 30,000 रुपये तक का मानदेय देने की व्यवस्था करेगी कि नहीं करेगी? है नहीं, लेकिन और फिर आपकी भी अनुमति मंत्री से जवाब देना चाहें तो दे दें। जी सर, आपकी अनुमति है अगर सर तो एक छोटा दो प्रश्न पूछेंगे बस, बैठे, 2 अनुपूरक अलाउड हैं बस। चलिए माननीय मंत्री जी। टेट की जो अनिवार्यता के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, उस पर आपके माध्यम से प्रश्न किया है। ये पूरे देश भर के लिए लागू है और इस संबंध में हम उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए रिव्यू में पहले से ही जा चुकी है कि जो माननीय न्यायालय का निर्णय टेट को अनिवार्य करने का आया है उसको एक बार पुनः उस पर विचार कर लिया जाए। किसी भी विद्यालय को बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषद के अंतर्गत बंद करने का निर्णय कभी भी नहीं लिया गया। बार बार इस सदन में इस प्रश्न को उठाया जाता है कि सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा परिषदीय विद्यालयों को बंद किया गया। एक भी परिषदीय विद्यालय बंद नहीं किया गया है। जहां तक माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों के मानदेय के संबंध में प्रश्न उठाया, हालांकि वो प्रश्न से मूल प्रश्न से अलग है, लेकिन मैं इसके बारे में भी जानकारी आपके माध्यम से सदन को दे देता हूं कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक हमारे विभाग के अंतर्गत बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं और उनका जो योगदान है हमारे विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने शिक्षा मित्रों के द्वारा लंबे समय से की जा रही जो उनकी मांगें थी, जो कि कैशलेस चिकित्सा को लेकर के थी, शिक्षा मित्रों के अपने मनचाहे स्थान पर उनके समायोजन की थी, इन दोनों उनकी मांगों को पूर्ण करते हुए कैशलेस 5-5 लाख रुपए की परिवार को भी सम्मिलित करते हुए चिकित्सा की सुविधा देने का कार्य हमारी सरकार ने भी हाल ही में किया है और उनको मनचाहे अपने स्थान पे जाकर के वे अपनी सेवाओं को दे सकें, उसकी भी व्यवस्था बना करके वर्तमान में गतिमान है और चरणबद्ध तरीके से एक एक शिक्षा मित्र को अपने मनचाहे स्थान पे, जिस स्थान पे जाकर के वे अपना सेवाएं देना चाहते हैं उस स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था भी बना दी गई है। मानदेय को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, वर्तमान में इसके ऊपर विचार किया जा रहा है मंत्रिपरिषद के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है और जो भी इसका मत बनता है आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया जाए। प्रश्न संख्या 3 इंजीनियर सचिन यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत रत्न पूजनीय बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार, पर बाबा साहब की जयंती और शोभा यात्राओं पर रोक लग जाती है क्योंकि वो पारंपरिक
पुलिस रजिस्टर में नहीं पाए जाते। जबकि पीडीए समाज जो शिक्षा की लड़ाई बहुत दिनों तक लड़ता रहा, कहां पारंपरिक पुलिस रजिस्टर में उनके शोभा यात्राओं का जिक्र होगा। भारत का संविधान अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है, फिर भी बाबा साहब की शोभा यात्राओं पर रोक लग जाती है, तथागत बुद्ध जी की करुणा यात्राओं पर रोक लग जाती है, सम्राट अशोक जी की शोभा यात्राओं पर रोक लग जाती है। सिर्फ वजह यह है कि वो पारंपरिक पुलिस रजिस्टर में नहीं पाई जाती। अब जो पीडीए समाज रोटी कपड़ा के लिए लगातार लड़ता रहा, वो कहां पुलिस रजिस्टर में अपने महापुरुषों की शोभा यात्राओं को दर्ज करा पाएगा। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता, पर कैसे पालन होगा धर्म की स्वतंत्रता का, जहां एक और मौनी अमावस्या पर कुंभ में जो जनता के पैसे से कुंभ का आयोजन हुआ, वहां पे लोग खत्म हो जाते हैं और कोई एफआईआर नहीं होती, और उसी तरह से जब हाथरस में स्टैम्पीड होता है तो वहां पे तुरंत एफआईआर कर दी जाती है। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) कहता है कि शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, महापुरुषों की जयंती का पर जुलूस और कार्यक्रम निकालने का अधिकार। पर जब बीजेपी की सरकार के कार्यक्रम होते हैं तो वो सड़क पर भी चलते हैं, लेकिन जब पीडीए समाज के बाबा साहब की शोभा यात्रा गांव में निकलती है तो गांव में भी पुलिस परमिशन नहीं देती, सिर्फ इस वजह से कि पारंपरिक पुलिस रजिस्टर में नहीं पाई जाती। जब बीजेपी समर्थक के लोग एक दिन में सब परमिशन ले लेते हैं, और जब पीडीए समाज के लोग भगवान बुद्ध जी की करुणा यात्रा को निकालने जाते हैं तो एक महीने पहले जब परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तब भी परमिशन नहीं मिलती। बीजेपी समर्थित लोग परमिशन ऑनलाइन भी ले लेते हैं, लेकिन जब अशोक सम्राट जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो हथेली गर्म करने के बाद भी उनको परमिशन के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं।